एक बार की बात है। चंपापुर नाम के गांव में रेखा नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। रेखा घर के कामों में भी निपुण थी। आस पड़ोस में रहने वाली सभी औरतें हमेशा रेखा की तारीफ किया करती थी। फिर कुछ समय बाद रेखा के घर सोहन नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। रेखा का बनाया हुआ चाय नाश्ता उन सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। अरे वाह वाह, चाय नाश्ता तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया है। नहीं नहीं बहन जी, ये तो मेरी रेखा ने बनाया है। एक बार आप इसके हाथ का खाना खाकर देखोगी ना तो आप तो उंगलियां चाटते रह जाओगी। तो फिर देर किस बात की, मैं आज ही रेखा के हाथ का बना खाना खाना चाहूंगी। उसके बाद लड़के वाले रेखा को तरह तरह का खाना बनाने के लिए कहते हैं। रेखा भी अपने काम में माहिर थी। वो रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद रेखा सारा खाना तैयार करके लड़के वालों के सामने ले आती है। खाना खाने के बाद सभी खुश हो जाते हैं और जमकर रेखा की तारीफ करते हैं। वाह भाई वाह, मान गए, आपकी बेटी का जवाब नहीं। हम रेखा को अपने बहू बनाने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर रेखा के माता पिता बहुत खुश होते हैं। फिर लड़की का पिता गजोधर रेखा के पिता रामलाल से कहता है, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं। संडे के दिन आप मुझे बड़े चौराहे के बगल में मौजूद रेस्टोरेंट में मिलिएगा। बाकी बातें हम दोनों वहीं कर लेंगे। उसके बाद लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। संडे का दिन आता है। रामलाल गजोधर के बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए। वेटर, इधर आओ। उसके बाद गजोधर मेनू कार्ड उठाकर उसमें से ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर के बाद वेटर खाना लेकर आता है। फिर गजोधर मजे से सारा खाना खाकर खत्म कर देता है। वाह, मजा आ गया। क्या खाना था। जी जी, कहिए आप क्या कहना चाहते थे। देखो, उस दिन ना मैं सभी के सामने तुमसे खुलकर बात नहीं कर पाया। दरअसल मैंने तुम्हें यहाँ दहेज की बात करने के लिए बुलाया है। देखिए जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। जितना बन पड़ेगा उतना दहेज दे दूंगा। आप चिंता मत करिए। रामलाल जी, मैं बातों पर नहीं करने पर भरोसा करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे मेरे बेटे के लिए एक बुलेट चाहिए। हाँ, साथ में आपको 20 तोला सोना भी देना पड़ेगा। बाकी जो घर का सामान होता है वो तो खैर आप दोगे ही। हे भगवान, आप तो बहुत ज़्यादा फरमाइश कर रहे हैं। इतना सब बंदोबस्त करना मेरे बस की बात नहीं है। देखिए, मैं घुमा फिरा कर बात करने में भरोसा नहीं रखता। इसलिए मैं साफ साफ कह देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊँ तो आपको मेरी मांग पूरी करनी ही पड़ेगी, वरना मैं अपने बेटे का रिश्ता किसी और घर में तय कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपका बेटा बहुत ही होनहार है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बने। आप फिक्र मत करिए, मैं दहेज का इंतज़ाम कर देता हूँ। ठीक है, अगले संडे इसी वक्त दोबारा यहाँ आइएगा। तभी वेटर बिल लेकर आ जाता है। गजोधर बिल देखकर उसे रामलाल को पकड़ाकर वहां से चला जाता है। बेचारा रामलाल मजबूरी में सारा बिल भर देता है। फिर घर जाने के बाद रामलाल अपनी पत्नी और रेखा को सारी बात बताता है। पिताजी, हमारे घर आने पर तो वो लोग बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे, लेकिन अब लड़के वाले इतना सारा दहेज मांग रहे हैं। ये तो गलत बात है। तू चुप कर, तुझे क्या पता क्या सही है और क्या गलत। अरे दहेज के बिना भला कोई शादी होती है क्या? हमें दहेज तो देना ही होगा। तुम ठीक कहती हो। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें अपना खेत बेचना होगा, तभी दहेज का इंतजाम हो पाएगा। पिताजी, अगर आप खेत बेच दोगे तो फिर आप दोनों का गुजारा कैसे होगा? खेत बेचने के बाद मैं कोई मजदूरी कर लूंगा बेटा। तेरा घर बस जाए, बस हमें और क्या चाहिए। उसके बाद रामलाल खेत बेचने की तैयारी शुरू कर देता है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। रामलाल दोबारा गजोधर से मिलने उसी रेस्टोरेंट पे पहुंचता है।
आपने जितना कहा था मैंने उतने दहेज का बंदोबस्त कर लिया है। अब आप बस शादी की तारीख फिक्स कर दीजिए। अरे जरा ठहरो ठहरो, इतनी जल्दी भी क्या है। दरअसल दहेज में मैंने थोड़ी तब्दीली कर दी है। अब बुलेट से काम नहीं चलेगा, आपको ना एक कार देनी पड़ेगी, और 4-5 लाख वाली नहीं। हाँ कम से कम कार की कीमत 10 लाख के ऊपर की होनी चाहिए। ये सुनते ही रामलाल के चेहरे पर पसीने छूटने लगते हैं। जी पिछली बार तो आपने बुलेट की बात की थी और अब आप कार मांग रहे हैं, वो भी 10 लाख से ऊपर की। हाँ वो क्या है ना, मैंने गौर किया कि मेरे मोहल्ले में हर दूसरे घर में किसी न किसी के पास बुलेट है, बाइक हो गई है। वैसे भी मेरा एक ही लड़का है। दहेज लेने में मैं किसी प्रकार की कोई कमी रखना नहीं चाहता। तो बस अब आप ये समझ लीजिए कि अब आपको दहेज का इंतज़ाम करना है। अगले हफ्ते यहाँ आकर मुझे दोबारा बताइएगा। अगर कार का इंतज़ाम हो गया हो तो हम शादी की तारीख फिक्स कर देंगे, वरना शादी नहीं हो पाएगी। इस बार भी गजोदर ने वहाँ ढेर सारा महंगा खाना खाया था। बेचारे रामलाल को मन मारकर सारा बिल भरना पड़ता है। घर जाने के बाद रामलाल अपनी पत्नी को गजोदर की नई फरमाइश के बारे में बताता है। बस बहुत हो गया पिताजी, ये लोग तो आपको पूरी तरह से मारने में तुले हुए हैं। दिन ब दिन उनकी फरमाइश बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बेटा, हम लड़की वाले हैं, उनकी फरमाइश तो पूरी करनी ही पड़ेगी। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, खेत के साथ साथ हमें ये घर भी बेचना पड़ेगा, तभी कार आ पाएगी। ये सब सुनकर रेखा को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। अरे बेटी तू चिंता ना कर, बस एक बार तेरा घर बस जाए। हम दोनों का क्या है, हम दोनों तो बूढ़े हो गए हैं, अपनी बची कुची जिंदगी किसी तरह जी लेंगे। फिर कुछ दिनों बाद संडे का दिन आ जाता है। गजोदर जी, कार का इंतज़ाम हो गया है, अब आप शादी की तारीख फिक्स कर दीजिए। ये सुनकर गजोदर खुश हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है रामलाल जी। लेकिन दहेज में एक और तब्दीली है। अब आप मुझे कार और सोना मत दीजिएगा, बल्कि शादी वाले दिन मुझे पूरे 30 लाख कैश दे दीजिएगा। उसके बाद मैं अपनी पत्नी के साथ बाजार जाकर पसंद की कार और गहने खरीद लूंगा। रामलाल गजोदर की बात मान जाता है। फिर गजोदर शादी की तारीख फिक्स कर देता है। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख आ जाती है। सोहन बारात लेकर रेखा के दरवाजे पर आ जाता है। रामलाल, शादी से पहले मुझे सारा कैश दे दो, मुझे बाद में कोई झंझट नहीं चाहिए। लेकिन तभी अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है। गजोदर साहब, हमें पता चला कि आप लड़की वालों से ढेर सारा दहेज ले रहे हो, इसलिए मैं आपको और दूल्हे को गिरफ्तार करने आया हूँ। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल रेखा की पड़ोस में रहने वाली शांता नाम की औरत पुलिस लेकर आई थी। उससे रेखा के माता पिता का दुख देखा नहीं जा रहा था। सुनो सोहन, सारा गांव जानता है कि रेखा बहुत ही गुणवान लड़की है। वो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। बोलो, तुम्हें दहेज चाहिए या रेखा? सोहन अपने पिता की तरह लालची नहीं था, बल्कि उसे तो दहेज के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो खुद के दम पर तरक्की करने पर विश्वास रखता था। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मैं सिर्फ रेखा से शादी करना चाहता हूँ और उसे एक जोड़ी में अपने घर ले जाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ मजबूरी में गजोदर को अपना विचार बदलना पड़ता है और उसके बाद बड़ी धूमधाम से रेखा और सोहन की शादी हो जाती है। ससुराल जाने के बाद रेखा सोहन के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस के डर से गजोदर भी रेखा को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता।